आप देखिएगा स्टार्ट हो गई जी। अच्छा, हमारा जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम के ऊपर। मैं इसका लिंक भेज दूंगा आपको। नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम में मैं टू द पॉइंट जो मेन टेक्निकल चीजें हैं उनके ऊपर जाऊंगा। सबसे पहली बात जो इस नंबर सिस्टम में है, आपको पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, दैट इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर, दैट इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रैशनल्स। यहाँ तक तो ये बात है। अब मेरा पहला सवाल यहाँ से ये है कि क्या नेचुरल नंबर, वैसे मैंने लिख दिया हुआ है, सवाल बनता भी नहीं है, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो नेचुरल्स होते हैं ये रैशनल्स होते हैं? नहीं। इज द नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर? यस सर, होते हैं रैशनल। Because the rational numbers are the numbers which can be written in the form of p over q. वो यस तमाम नंबर p over q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। तो every natural can also be written in this form n over 1. आपके पास अगर एक 2 है तो आप 2 को भी तो 2 over 1 लिख सकते हैं ना। अगर आपके पास 3 है तो आप 3 को भी 3 over 1 लिख सकते हैं। अब बल्कि आप इससे हट के भी अगर सोचें, अगर आपके पास 2 लिखा हुआ है तो आप तो इसको 4 over 2 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली तो ये है कि द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, सिर्फ एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम बिल्कुल नहीं लगा रहे यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर जीरो। लिहाजा एवरी नेचुरल इज आल्सो अ रैशनल, every whole is also a rational, every integer is also a rational. क्लियर है ये बात? हर नेचुरल, हर होल, हर इंटीजर रैशनल नंबर कहलाता है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। वो नंबर्स जो इस शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, q को तो आप छोड़ दें कि वो जीरो के इक्वल है या नहीं है, वो तमाम नंबर्स जो इस शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। लेकिन इससे पहली बात यह है कि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, रैशनल नंबर्स, ये बेसिकली क्या होते हैं? एक तो आपको वो जो p ओवर q के फॉर्मेट में नजर आते हैं वो सारे रैशनल्स हो गए। दूसरे आपके वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के बने, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, वो भी नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। और तीसरा एक और होता है, वो कौन से होते हैं? तीसरे आपके होते हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म के नंबर्स। जो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, अगर ये फॉर्मेट आ जाए तो वो नंबर्स भी क्या होते हैं? रैशनल्स होते हैं। सो मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपके सामने। देखें, अगर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, अगर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 5/3, सो दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर आपके पास लिखा हुआ है 0.53217, ये स्टॉप हो गया। पॉइंट के बाद वैल्यूज जब टर्मिनेट हो जाती हैं तो वो नंबर बेशक p ओवर q की शक्ल में नहीं लिखा हुआ, बट लिखा जा सकता है, तो वो नंबर भी क्या हो गया? रैशनल हो गया। इसके अलावा 0.579 फर्ज करें, 579, 579, अब क्या है कि बेशक वो स्टॉप ना हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऐसी आ जाएं कि आप देख रहे हैं कि वो सेम नंबर्स रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो जब सेम नंबर एक सेम सिमेट्री के साथ रिपीट होना शुरू कर दें तो वो नंबर बेशक टर्मिनेट ना हो, वो नंबर्स भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर, आ गया। ठीक हो गया। अब जो अगली बात पे मैं जाना चाह रहा हूं, मैं आपको नेक्स्ट जो लेके जा रहा हूं जी, वो हम चलते हैं, अच्छा वो हम चलते हैं, लेट्स से दैट मैं बात करता हूं इस 22/7 के बारे में। बड़ा मशहूर नंबर आपने देखा हुआ है 22/7। इज दिस अ रैशनल और इरेशनल? ये रैशनल है। ये रैशनल है। बिल्कुल ठीक हो गया।
ये नंबर रैशनल है। तो मुझे बताइएगा पाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाई इरेशनल है। पाई इर्रेशनल है। अब देखिए आमतौर पे हम क्या कहते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू 22/7। मैंने ये अर्ज किया कि हम कहते हैं, लेकिन पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता। नहीं होता। पाई डज नॉट इक्वल्स टू 22/7। तो फिर ये क्यों कहते हैं? हम ये कह सकते हैं पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। और आपको एक और यहां से एक एमसीक्यूज आ सकता है कि पाई कितनी वैल्यूज तक अप्रोक्सीमेट करता है, 2, 3, 4, 5 समथिंग, इस तरह से एक एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। आपने कहा ना कि ये अप्रोक्सीमेट है, तो वो आपको ये पूछ सकता है कि ये अगर अप्रोक्सीमेशन में है तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक ये सेम आएगा। सो रिमेंबर दैट पाई जो है आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है, जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक। वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। ये जो 22/7 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 3.1415 समथिंग, इस तरह से, या 28 आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। और जो पाई की वैल्यू है इसमें से एक पाई की और एक वो है 3.1428 समथिंग। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आपने इसको देखा, पहली दो वैल्यूज जो इसकी थी वही पहली दो वैल्यूज इसकी होंगी। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे 15 और यहाँ पे क्या आ गया 28, तो वैल्यूज में चेंज आ गया। इसलिए पाई अप्रोक्सीमेट करता है 22/7 को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है कि 22/7 तो हमें समझ आ रहा है कि 3.1415 या 28 समथिंग जो भी है, ये पाई इसके इक्वल कैसे है और ये पाई एक्चुअली है क्या? इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो आप ये कहते हैं द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। पाई क्या है? पाई एक रेशो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की डायमीटर ऑफ द सर्कल के ऊपर। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है, क्या हम कहना चाहते हैं यहां से? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर एक सर्कल हम बनाए ना, सॉरी, एक सर्कल बनाए, लेट्स से दैट मैं ये एक सर्कल बनाता हूं। ये जो सर्कल है इसका एक सर्कमफ्रेंस होता है, ये जो बाहर की तय है, बाहर की जो इसकी लेयर है, इसको c इज इक्वल्स टू आमतौर पे 2πr कहते हैं, लेकिन मैं अभी 2π उसमें लगाना नहीं चाह रहा। मैं ये कहता हूं कि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है और ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। आप ये अंदाजा कीजिए कोई भी सर्कल लेके ना, वो आप सर्कल बेशक छोटा सा सर्कल ले लें या आप कोई बहुत बड़ा, आप लेट्स से एक कप है, कप का जो ऊपर वाला एज है ना, आपको जो ऊपर वाला एज मिलेगा, या ग्लास है उसका ऊपर वाला एज अगर आपको सर्कल दिख रहा है तो आप बिलीव कीजिए उस सर्कल की मेजरमेंट करके ना उसकी सर्कमफ्रेंस देख लें कितना है। उस सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर पे डिवाइड कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो 3.1428 या 15 समथिंग अप टू सो ऑन। आप सर्कल छोटा लें या आप सर्कल 100 सेंटीमीटर रेडियस का ले लें, 100 किलोमीटर रेडियस का ले लें, आप हैरान होंगे कि उस सर्कल को उसके डायमीटर से डिवाइड करने पे हमेशा आंसर ऐसा ही कुछ आएगा। इस कांस्टेंट रेशो को जो हमेशा सर्कल को डायमीटर, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर पे डिवाइड करने से आता है, इस कांस्टेंट रेशो का जो आंसर आता है 3.1415 समथिंग, इसको मैथमेटिशियन ने कहा कि एक खास नाम दे दो, ये सिंबल दे दो और उसको नाम पाई का दे दो। और आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, मैं पहले आपकी बुक की बात करता हूं, वैसे तो अब अरबों वैल्यूज तक आगे जा चुका है। आपकी बुक बताती है फर्स्ट ईयर की कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स की अगर बात की जाए, हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, अभी तक जो पाई की वैल्यू में एवेल्युएशंस हुई हैं वो 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक हो चुकी हैं। ये सारी वो बातें जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक आप फाइंड कर चुके हैं, यानी कि पॉइंट के बाद अब तक कितनी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की जा चुकी हैं, 5 लाख वैल्यूज कैलकुलेट की
की जा चुकी हैं, और ये आपकी बुक 2001 की लिखी हुई है। अब तक ये डेवलपमेंट 5 लाख नहीं, अब तक तो ये अरबों में जा चुकी है। लेकिन जाहिर है आपकी किताब के मुताबिक अगर कोई सवाल है तो आप उसी के मुताबिक जवाब आंसर देंगे, तो वही होता है। यहाँ तक कोई सवाल आप पूछना चाहें? नहीं सर, सब क्लियर है। जी ओके है। जी सर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं जी। मैं आपसे अगर ये पूछूं, अब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जस्ट थोड़ी सी बात करके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which can be written in the form of a plus iota b। अब यहाँ पे ये जो a और b हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। नंबर्स। जो अयोटा है ये -1 का स्क्वायर रूट है, या आप ये कह सकते हैं जो अयोटा स्क्वायर है ये -1 है। ये बात हो गई। अब मुझे बताइएगा ये a जो है इसका पर्टिकुलर क्या नेम होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में? इसको हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और b को हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये ज़हन में रखनी है, b इमेजिनरी नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि जब आपसे पूछा जाए, फर्ज करें पेपर में सवाल आ गया, वो आपसे पूछता है कि 2,3 या 2+3 अयोटा में 3 इज आ या इज आ एन। अब वो आपसे पूछ लेता है कि ये जो है ये नंबर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पार्ट रियल है या इमेजिनरी है, मैं ये कहता हूं कि ये नंबर रियल है या इमेजिनरी है। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे? ये नंबर रियल है या इमेजिनरी है? रियल है। ये नंबर शाबाश रियल है। लेकिन वो तो हम यहां पहले ही बता चुके हैं कि ये नंबर बजाते खुद दोनों के दोनों क्या हैं? ये नंबर रियल है। रियल। वो इमेजिनरी पार्ट जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो नंबर इमेजिनरी हो गया। ये इमेजिनरी पार्ट जरूर है, लेकिन वो नंबर बजाते खुद इमेजिनरी नहीं है। क्लियर होगी ये बात? जी सर। अब यहाँ पे एक नोट के तौर पे एक बात लिखना चाह रहा हूं मैं, और वो क्या है एक नोट के तौर पे, और वो ये है कि रियल नंबर every real number is also complex number। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। ठीक हो गया? अगर हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2 की, तो 2 कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया? 2+0 आयोटा। +0 आयोटा। देखें यहाँ पे हमने कहीं ये नहीं कहा, हमने सिर्फ ये बताया कि ए और बी रियल को बिलोंग करता है। हमने तो कहीं ये नहीं कहा कि इन दोनों में से कोई जीरो नहीं होना चाहिए। जिस तरह रैशनल्स की डेफिनेशन में हम कह देते हैं कि अगर P ओवर Q है तो Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमने कहीं नहीं कहा कि वो नंबर 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, वो कुछ भी हो जाए, बट रियल में से जस्ट हो जो मर्जी हो। ठीक हो गया? सो 2 कैन बी रिटन एज 2+0 आयोटा। 2 इस तरह लिखा जा सकता है। तो यहां से मुझे तो ये बात समझ आ रही है, और वो ये है कि रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा ही है? जी सर। बिकॉज ऊपर स्टेटमेंट ये बता रही है ना, एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसेट की डेफिनेशन भी तो यही होती है कि if the every element of A is the also the element of B, तो वो सारे का सारा जब उसमें मौजूद होगा तो ऑटोमेटिकली वो उसका सबसेट बन जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस लिखने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन मैं कहता हूं ये सबसेट है सी का। बी ऑप्शन मैं कहता हूं ये सबसेट है सी का। मैं कहता हूं सी ऑप्शन ये रियल सुपरसेट है सी का। डी ऑप्शन मैं कहता हूं ये रियल सुपरसेट है सी का। जी, 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए? सर इसमें इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट वाली बात होगी ना? जी बिल्कुल।
सर ए ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन। अब देखें यही एक टेक्निकल बात है, आपने यहाँ ये कहा है ना कि एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने ये कब कहा कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर? तो अगर आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट हो गई। ये इक्वलिटी की बिना पे, इक्वलिटी कब आती है? जब ऐसा पॉसिबल हो जाए कि उधर के भी सारे नंबर इधर मौजूद होंगे, जबकि ऐसा तो नहीं है। 2+1 अयोटा ही कर लें तो वो रियल तो नहीं है, वो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, वो रियल तो नहीं आता। इसलिए याद रखें इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन, कि वो सारे का सारा रियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सारा रियल में मौजूद नहीं है। ये इस बिना पे कह रहा हूं कि ये जो इक्वल का साइन आता है ना, तो ये एक शुबा जाहिर कर देता है ना इक्वल सेट होने का। इम्प्रॉपर की आप जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर की अलामतें लगाते हो, तो प्रॉपर में आप ये यूज करते हो, जबकि इम्प्रॉपर में आपको पता आप ये वाला सिंबल भी यूज करते हो। इसलिए 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 ये ऑप्शन यहाँ पे वैलिड है। नो डाउट ये इसका सबसेट है, मैं ये नहीं कह रहा ये इसका सबसेट नहीं है, बट ये जो साइन नीचे आके, ये जिसने नीचे आके एक अबहाम पैदा किया है ना इस चीज ने, वो हमें डाउट में डाल रही है, इसलिए हम इसको आंसर नहीं लेंगे, हम इसका सेकंड आंसर चूज करेंगे। क्लियर होगी बात? जी सर। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या आपके पास यहाँ टॉपिक है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया, हम जो की पॉइंट्स हैं, मेन मेन बातें, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ज़्यादा जो इफेक्टिव चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, बजाय इसके हाँ रियल नंबर्स में से प्रॉपर्टीज लाइट लाइट सी बताता हूँ आपको, यकीनी तौर पे पता भी होगा, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में आप ये कहते हैं कि कोई दो एलिमेंट्स हैं ए बी, जो कि रियल नंबर्स को अगर बिलोंग करते हो, तो उनके ऊपर जब ऑपरेशन लगाया जाता है तो वो भी रियल नंबर्स में ही बिलोंग करता है। इसकी आप एग्जांपल के तौर पे दो नेचुरल लेंगे, प्लस करेंगे, जवाब भी तो कोई नेचुरल ही आएगा, ये बात हो सकती है। लेकिन अगर आप प्योर अच्छी एग्जांपल समझना चाहते हैं, वो आपको एक सेट दे देता है, एक सेट है 0 1, और वो आपसे पूछता है कि s प्लस, अब आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, क्या ये क्लोज्ड है, नहीं है, या दो ऑप्शंस कोई और दे देते हैं। क्या आपको लगता है कि s प्लस क्लोज्ड है? एक सेकंड, नहीं इसमें सर। से दो एलिमेंट्स लें, प्लस करें, जवाब दोबारा इसी सेट में आता है। नहीं सर, 1+1 2 नहीं आता। शाबाश। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, अलग अलग करने की यही बजाय है। हम 0 1 0 1 रखें, इधर प्लस का साइन लगाएं, ये 0 0 में प्लस होके 0, 0 1 में प्लस होके 1, 1 0 में प्लस होके 1, 1 1 में प्लस होके 2। सब कुछ ठीक जा रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन ये जो एलिमेंट्स था ये उस सेट को बिलोंग नहीं किया। इस बिना पे आप कह देंगे कि ये क्लोज नहीं है। ठीक हो गया, नॉट क्लोज। अब अगली एक और बात, अगर मैं आपसे यही सवाल अंडर मल्टीप्लिकेशन पूछ लेता, तो फिर है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये है s क्रॉस इज क्लोज्ड, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, जबकि अंडर एडिशन ये क्लोज्ड नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी की जानिब चलते हैं, और वो प्रॉपर्टी जो सेकंड नंबर पे है वो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब ये एसोसिएटिव लॉ, ये तो सिंपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, वो तो आप ये कहते हैं कि कोई से तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करते हो, तो आपका ए स्टार बी स्टार सी दैट इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। जस्ट मैंने इसमें क्या किया है, जस्ट इसमें ब्रैकेट्स का चेंज किया है, नथिंग एल्स, और कोई बात नहीं है। ये ब्रैकेट जो पहले आखिरी दो पे थी, इस साइड पे वो पहले दो पे आ गई है, और ये तो मैट्रिसेस में भी होल्ड कर जाती है, ये बात याद रखें। एसोसिएटिव लॉ तो मैट्रिसेस में भी होल्ड करता है,
कि आप आखिरी दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे पहले को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, या पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरे को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आते हैं मैट्रिसेस में भी। हालांकि मैट्रिसेस में आपको पता है ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन मैट्रिसेस में ये लॉ होल्ड कर जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब चलते हैं, और वो प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एक्चुअली क्या होता है? अब चूंकि आपने एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करनी है तो मैं आपको उस अंदाज से नहीं बताऊंगा कि 0 आइडेंटिटी और 1 आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है? एक ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी होता है जिसको किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें और जिसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं ना उसमें कोई फर्क ना पड़े। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूं ई इज द आइडेंटिटी। पेपर में ऐसे सवाल आएगा, ई इज द आइडेंटिटी। कब आइडेंटिटी होगा? इफ मैं ई को ए के साथ ऑपरेट करूं या ए को ई के साथ ऑपरेट करूं, मेरे पास आंसर ए ही आना चाहिए, तो फिर मैं कहूंगा कि ये ई इज द आइडेंटिटी। एक सेंस में तो अगर मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो एक आइडेंटिटी होती है अंडर एडिशन, कि आप देखेंगे आंसर ए ही आएगा। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो 1 क्रॉस ए करूं या ए क्रॉस 1 करूं, आंसर ए ही आएगा। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन अभी मैं आपके सामने एक मजेदार एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, एक सेट बना रहा हूं ई और ओ का, मैंने ये एक सेट बनाया। मैं आपसे ये कह रहा हूं ई स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ इवन नंबर्स, ओ स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहां पे क्या आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में है, और अगर है तो कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है? अब देखें, मैंने आपको पहले अर्ज किया, आपने यही चेक करना है ना, इस बात को चेक करना है कि उसको जिसके साथ भी ऑपरेट करे वो उसकी हैसियत को चैलेंज ना करे, वो जो जैसा है वैसा ही रहे, उसको आइडेंटिटी कहेंगे। मैं फर्ज करें अंडर एडिशन बात करता हूं, एस अंडर एडिशन, मैं प्लस लिख लेता हूं ई ओ, मुझे बताइएगा इवन को इवन में प्लस करें तो जवाब क्या आता है? इवन ही आएगा। सो आंसर आ गया ई। आपने देखा ई ने ई को चेंज नहीं किया, ये बात आपने इस एंगल से सोचनी है। आपने ई में ओ को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा? इवन में ऑड को प्लस करेंगे तो ऑड, हमेशा ऑड आएगा। अब आप मुझे बताएं, आप ऑड में इवन प्लस करें तो आंसर क्या आएगा? तब भी ऑड आएगा। ऑड आएगा। आप ऑड में ऑड प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। अब मैं पहले इसी करता हूं, देखिए मैं ऑड को तो आइडेंटिटी मान ही नहीं सकता। अब क्यों भला? इसलिए नहीं मान सकता कि जब मैंने ऑड को ऑड में ऐड किया तो उसने आंसर को चेंज कर दिया, उसने उसकी हैसियत को चैलेंज कर दिया, बदल दिया। लेकिन ई ऐसा था जिसमें भी प्लस हुआ है उसकी नेचर को नहीं बदला। आप देखो, ई जब ई में ऐड हुआ तो आंसर क्या आया? इवन। ई जब ओ में ऐड हुआ तो आंसर क्या आया? ऑड आ गया। तो मैं मानता हूं कि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सेट। क्यों? उसने उसकी नेचर को नहीं बदला जिस भी एलिमेंट में उसको प्लस किया। तो जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की नेचर को चैलेंज ना करे, ना बदले, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। ये मैं इस सेंस में समझा रहा था, कहीं आप यही ना लेके बैठी रहो कि आइडेंटिटी 0 और 1 होती है। आइडेंटिटी से मुराद वो एलिमेंट होता है जो किसी दूसरे एलिमेंट में ऑपरेट होके उसमें चेंज ना लाए, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर होगी बात? और ये पता चल गया कि ये आइडेंटिटी कैसे है? जी सर। ओके, हो गया जी। अब इससे आगे ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया। इनवर्स एलिमेंट भी यकीनी तौर पे आपको पता है कि इनवर्स एलिमेंट क्या होता है।
इनवर्स एलिमेंट की भी बात हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है इनवर्स एलिमेंट। ओए होए, ये तोहफा पता नहीं क्यों आ जाता है। इनवर्स एलिमेंट, अच्छा जी, इनवर्स एलिमेंट क्या है? वो आपको बताया कि एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए। मैं कहूंगा कि ए डैश इज द इनवर्स। मैं पहले इसलिए जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखता हूं क्या क्या आपको समझ आए। ए डैश इज द इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट इफ, इसको मैं ए को ए डैश से ऑपरेट करूं या ए डैश को ए से ऑपरेट करूं। आंसर आइडेंटिटी, जी शाबाश, आंसर आइडेंटिटी आएगा तो वो आपके पास उसका इनवर्स होगा। सादा अल्फाज में तो आप बात समझ ही जाएंगे कि अगर अंडर एडिशन बात करूं, अंडर एडिशन बात करूं तो किसी भी नंबर का इनवर्स, किसी भी नंबर का इनवर्स उसी नंबर का नेगेटिव साइन होता है। ठीक हो गया? ये नंबर साइन यूज कर लिया ना मैंने, कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का इनवर्स उसी नंबर का नेगेटिव साइन होता है। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करूं तो किसी भी नंबर का इनवर्स उसी का रेसिप्रोकल होता है। ये बात समझ आ गई? जी, ये बात समझ आई कि नहीं? जी जी सर, आ गई। अच्छा, अब मैं अगर इस तरह से बात करूं, अब मैं अगर इस तरह से बात करूं कि वो जो प्रीवियस सेट था ई और ओ का, इस सेट में अंडर एडिशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, सॉरी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप बिल्कुल उसको वैसे ही ऑपरेट करें। ये प्लस लिखें, ई लिखें, ओ लिखें, ई लिखें, ओ लिखें। ठीक हो गया? आपने ई को ई में प्लस किया, आंसर ई, पहले आंसर्स लिख लें ओ, और ओ को ई में प्लस किया तो आंसर ओ को ओ में प्लस किया तो आंसर ई। तो आपने देखना है इनवर्स ऑफ ई इज, इसी तरह इनवर्स ऑफ ओ इज। तो मुझे बताइएगा आइडेंटिटी क्या है? पहले तो आपने ये डिसाइड करना था ना आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी क्या आई थी अभी पीछे हमने डिस्कस किया है? ई आई, ई इवन आया था। अब मुझे बताएं कि मैं ई में क्या प्लस करूं कि जवाब ई आ जाए? ई ही प्लस करेंगे। तो इसका मतलब है ई का इनवर्स ई है। अब हम आमतौर पे देखें, हम तो अंडर एडिशन इनवर्स यही समझते हैं ना, उसी नंबर का नेगेटिव, लेकिन इनवर्स से मुराद होता है जो जवाब आइडेंटिटी देता है। सिर्फ नेगेटिव वाली स्टोरी नहीं है, जो आंसर आइडेंटिटी दे दे उसको इनवर्स कहते हैं। और ओ में क्या प्लस किया है कि जवाब आइडेंटिटी आया है? ओ ही प्लस करिए। ओ ही प्लस किया है। तो इवन का इनवर्स इवन और ऑड का इनवर्स ऑड। अब आप देखें इस बात को थोड़ा जनरलाइज सोचें कि टू का इनवर्स -2 ही होता है ना, अगर एडिटिव की बात करें रियल नंबर्स में। जी सर। तो हम तो जनरलाइज बात कर रहे हैं ना, हम कौन सा डिनाई कर रहे हैं उसकी नेगेटिव पॉजिटिव होने को। हम तो ये कह रहे हैं इवन का इनवर्स इवन ही होता है। टू इनवर्स है, टू एक इवन है तो -2 भी तो एक इवन ही है ना। इसी तरह ऑड का इनवर्स ऑड ही होता है, ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा ये स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। दो प्रॉपर्टीज और है और फिर हम आज के लेक्चर को फाइंड अप करेंगे दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद, और वो है एक कॉम्यूटेटिव लॉ और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जस्ट पोजीशंस बदलती हैं, एलिमेंट्स की पोजीशंस बदलती हैं, आप उसकी पोजीशन बदल देते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर। अच्छा जी, क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ? कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आपका ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप √5 क्रॉस √7 करें
या √7 क्रॉस √5 करें, आंसर सिमिलर आते हैं, लेकिन ये मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता, बाकी ये होल्ड कर जाता है, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। और आखिरी जो लॉ है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज का, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि ए आप अगर ऑपरेट करते हैं b प्लस सी पे, तो ये ए बी प्लस ए सी, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर आप यही a प्लस बी इंटू सी करते, ए सी प्लस बी सी, तो ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह से आप इसको ये ऑपरेट करके आगे पीछे इसकी वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। अब मैंने जल्दी से इसलिए बताया कि आखिरी बात आज के लेक्चर की करता हूं, और वो क्या है, फील्ड नामी एक सेट होता है, उसको फील्ड बोलते हैं। और कोई फील्ड कब बनता है, कोई फील्ड उस वक्त बनता है एस होल्ड्स ऑल प्रॉपर्टीज। एस एक सेट फर्ज करें कोई भी है ना, तो एस आपका कोई भी सेट है, होल्ड्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। वो जो पहली 5 प्रॉपर्टीज हमने की थी अंडर एडिशन, अगर वो अंडर एडिशन पहली 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए, इसके अलावा एस होल्ड्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 10 प्रॉपर्टीज हो गई ना। अगर आप वो काउंट करें, 5 इसकी हैं, 5 इसकी हैं। पहली क्या होती है, पहली, सॉरी मैंने लिख दिया, पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स, पांचवी कम्यूटेटिव। ये 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन भी होल्ड कर जाए कोई सेट, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर जाए, तो 10 हो गई। और एक अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर जाए, एक अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर जाए, एक अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर जाए, तो ये एक ये हो गई। तो अगर किसी सेट के अंदर a set S holds above 11 properties, above 11 properties, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, वो सेट हमारा फील्ड कहलाता है। कोई भी सेट जिसके अंदर 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करें, 5 अंडर एडिशन, 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं कि ये सेट फील्ड बनाता है। तो इससे आगे भी अभी बातें और भी हैं, कल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को और डिस्कस करूंगा, और फिर इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लोज करेंगे। और इसी तरह कोशिश करूंगा कि आपको जल्द अज जल्द अच्छे तरीके से सिलेबस वगैरह भी कवर करवा दूं। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ करेगा, आपका टेस्ट भी हो जाया करेगा, तो इंशाल्लाह कोशिश अपनी होगी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दूं। बाकी अल्लाह आपका हामी और नासिर। कोई सवाल पूछना है तो आपके पास 1 मिनट है, फिर इंशाल्लाह चैप्टर कब खत्म होगा? कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ठीक है, सही है सर, थैंक यू। मैक्सिमम कल। ठीक है, ओके हो गया जी। इंशाल्लाह तबारक तआला आपसे कल मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। जी मैं भेज देता हूँ। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।